हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज अपना जो करंट अफेयर के अंदर स्टैटिक जीके के अंदर अपना जो टॉपिक है उसका नाम है बजट 2024। 1 फरवरी को श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो घोषणाएं की हैं उनके बारे में बताना है। एक बात गौर से सुनिएगा, मेरा बजट का पहले भी एक टॉपिक में बना चुका हूं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को देखने वाले बच्चे अगर वो पहले वाला वीडियो देख चुके हैं तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज बेटा जी पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके उसको देख लीजिए। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसका इतिहास नहीं बताऊंगा कि बजट कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, इतिहास उस वीडियो में है। मैं सिर्फ आज को आपको बताऊंगा कि 1 फरवरी 2024 को जो बजट घोषणा हुई वो उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। सिर्फ करंट अफेयर के प्रश्नों पर ही मैं फोकस करूंगा। ओके, तो चलिए आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम है बजट 2024। ध्यान से सुनिएगा, बजट 2024, ध्यान सुनिएगा, बजट 2024। ये जो बजट 2024 में सुनाया गया है ये चुनाव के समय है, अभी चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव के समय अगर जो बजट पेश किया जाता है उसको अंतरिम बजट बोला जाता है। ये कौन सा बजट है? अंतरिम बजट है, ठीक है ना। ये कौन सा बजट है? अंतरिम बजट है। याद रखना, चुनाव का जिस वर्ष, ठीक है ना, जिस वर्ष, ये अपनी लोकल भाषा में बोले कि प्रधानमंत्री के जब चुनाव होते हैं ना, जब प्रधानमंत्री बनाया जाता है उस समय जो चुनाव होते हैं उस समय जो बजट पेश किया जाता है उसको अंतरिम बजट का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। इस अंतरिम बजट को हम बोल सकते हैं वोट ऑन अकाउंट। याद रखना, इसको हम क्या बोल सकते हैं? वोट ऑन अकाउंट। ये लीजिए, याद रखिएगा, अंतरिम बजट को हम दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं? वोट ऑन अकाउंट भी बोल सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा, अंतरिम बजट जो होता है ना वो चुनावी वर्ष में 2 बार पेश किया जाता है। 2 बार पेश किया जाता है, याद रखना इस बात को। चुनावी वर्ष के अंदर इसको पेश किया जाता है और ये 2 बार, एक तो सरकार बनने से पहले और जब चुनाव हो जाते हैं तो अगली सरकार कौन आएगी वो भी अपना अंतरिम बजट पेश करती है। क्लियर? तो कहने का अर्थ ये है कि ये साल में कितनी बार होता है? 2 बार, चुनावी वर्ष के समय। क्लियर? आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज का अपना जो टॉपिक है उसका क्या नाम है? बजट 2024, जिसको अंतरिम बजट के नाम से बोला जाता है। यह चुनावी वर्ष में 2 बार पेश किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री चुनाव मान लीजिए अप्रैल में है, तो फरवरी से लेकर अप्रैल तक का जो हो गया वो पहला अंतरिम बजट हो गया। फिर अप्रैल के बाद चुनाव होने के बाद में जो नई सरकार बनेगी वो भी अपना जो बजट सुनाएगी उसको भी अंतरिम बजट बने। ये साल में 2 बार किया जाता है। क्लियर? अंतरिम बजट का दूसरा नाम होता है वोट ऑन अकाउंट। याद रखिएगा, कोई दिक्कत? क्लियर? इसके बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार मैं फिर बता देता हूं, जो विद्यार्थी ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले इसका इतिहास अगर जानना है कि बजट कौन है, बजट का जन्मदाता कौन है, भारत में बजट किसने सबसे पहले, उसका जन्मदाता कौन है, इसका इतिहास जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक वीडियो का लिंक दिया मैंने, पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा इतिहास बता दूंगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं ओनली 1 फरवरी 2024 को जो जो घोषणाएं हुई है बस मैं उन्हीं पे फोकस करूंगा बेटा जी। ओके, कोई दिक्कत? पहले इसको नोट कर लीजिए बेटा। ओके, आइए देखिए, बजट 2024
अगर पूछे कि इसकी घोषणा कब हुई तो 1 फरवरी 2024 को। एक एक चीज आराम आराम से बता रहा हूं, समझते चलना। 1 फरवरी 2024 को। क्लियर। वित्त मंत्री का नाम क्या था जिन्होंने घोषणा की? तो याद रखना, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। अच्छा, निर्मला सीतारमण ने अपना ये छठा बजट घोषणा की है, ठीक है ना। ये जो बजट उसने घोषणा की है वो कौन सा था? 6वां, यानी कि 6 नंबर का। इससे पहले उन्होंने 5 बजट की घोषणा कर चुकी है। ये छठा बजट था जिसकी उन्होंने घोषणा की। लेकिन ध्यान रहे, उन्होंने जो 6 बजट की घोषणा की ना, उनमें 5 तो थे आम बजट। आम बजट पूरे 1 साल का बजट, पूरे एक साल का बजट। लेकिन एक जो इन्होंने अभी घोषणा की, ये था अंतरिम बजट। अंतरिम बजट। समझ गए मेरी बात? ये मैं कहने का अर्थ है कि निर्मला सीतारमण जी ने अब तक 6 बजट की घोषणा कर चुकी है, यानी 6 बार उन्होंने बजट की घोषणा की है, जिनमें 5 आम बजट थे, यानी कि एक साल के लिए थे, और एक उन्होंने अंतरिम बजट की घोषणा की जो अभी हाल ही में हुआ है। क्लियर। इस घोषणा के अंदर लक्ष्य क्या रखा गया, देश के लिए लक्ष्य क्या है? तो याद रखना, इन्होंने ये बोला है कि विकसित भारत 2047 तक डेवलपमेंट कंट्री के मतलब कैटेगरी में आ जाएगा, यानी कि विकसित भारत 2047 तक, यानी भारत देश को 2047 तक एक विकसित देश की कैटेगरी में खड़ा कर देंगे। क्लियर। विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य। ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, याद रखना। क्लियर। नारा, आपने एक नारा सुना था, याद हो तो, जय जवान जय किसान। सुना होगा शायद, जय जवान जय किसान। क्लियर। जय जवान जय किसान का नारा है, वो किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। लेकिन एक बार हमारे जो प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने जय जवान जय किसान के आगे एक नाम जोड़ दिया, जय विज्ञान। जय विज्ञान। क्लियर। तो अब ये नारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी ने। और अब हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक नाम और जोड़ दिया इसमें, जय अनुसंधान। याद रखना, जय अनुसंधान। जय अनुसंधान। अब ये नारा कहलाएगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किन्होंने दिया? तो नरेंद्र मोदी जी ने। क्लियर। और भी मैं आपको मस्त मस्त बातें बताता हूं इसके बारे में, आप पहले इसको नोट कर लीजिए बेटा, अजय, ठीक है। अब देखिए बेटा जी, जैसे बजट 2024 की घोषणा हुई, उसमें काफी चीजें आपको मतलब ऐड करने को मिलेगी। कौन कौन सी चीजें? यह मोदी सरकार का 11वां बजट था, याद रखना। पहली बात तो याद रखना, यह मोदी सरकार का 11वां बजट था। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये चौथा पेपरलेस बजट था, ठीक है ना। यह है 4th पेपरलेस बजट था, यानी कि 2021 से बजट लेस पेपर मतलब बजट हुआ था,
21, 22, 23, 24 ये चौथा है। क्लियर? यानी कि ये सिर्फ इसमें क्या बोलते हैं, लैपटॉप में या अपने जो कंप्यूटर उसी के अंदर है, मतलब लिखित रूप में नहीं है, पेपर में नहीं है, पेपरलेस बजट था ये। क्लियर? टेबलेट के अंदर ही इसको दर्शाया गया था। अगली बात, अब सुनो, आपने चर्चा सुनी थी, अभी हाल ही में नई संसद बनी है, आपने चर्चा सुनी थी, नई संसद में बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री कौन है? तो ये भी निर्मला सीतारमण जी बन चुके हैं। ठीक है ना? नई संसद में पहला बजट पेश करने वाले पहली वित्त मंत्री, तो ये भी कौन बन गई? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण नई संसद के अंदर जिन्होंने स्पीच दिया, नई संसद के अंदर जिन्होंने बजट घोषणा की, वो कौन है? निर्मला सीतारमण। क्लियर? ये बातें, कुछ बातें इनको याद रखो, ये काम में आएंगी चीजें आपके। ओके, अब देखो, तो निर्मला सीतारमण जी ने इस बार जो बजट भाषण दिया, बजट भाषण 58 मिनट का था। कितने मिनट का था? केवल 58 मिनट का। जबकि आपको पता होगा कि बजट के ऊपर सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड किनके नाम है? निर्मला सीतारमण जी के नाम है, जो मेरी पिछली वीडियो के अंदर आप देख लीजिएगा। एक बार फिर बता देता हूं, जो बच्चा ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहा है, इसका इतिहास जानना है कि बजट का जनक कौन है, भारत में बजट कब हुआ, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे रखा है, वो वीडियो जरूर देख लेना। बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया मैंने उसको। ठीक है ना? चलिए आगे देखो, अब बार बार बोल रहे हैं अंतरिम बजट, अंतरिम बजट, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अंतरिम बजट हमेशा चुनाव के वर्ष होता है। मान लीजिए अभी चल रहा है 2024 में चुनाव है, उससे पहले 2019 में चुनाव थे प्रधानमंत्री जी के। ठीक है ना? 2019 में जिन्होंने अंतरिम बजट पेश किया उनका नाम था पीयूष गोयल। पीयूष गोयल। और अभी 2024 में जिन्होंने अंतरिम बजट पेश किया उनका नाम है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। अब देखिए मेरी बात सुनिएगा, अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ ले आपसे कि निर्मला सीतारमण से पहले अंतरिम बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री का नाम क्या है, तो याद रखना पीयूष गोयल, जिन्होंने 2019 में अंतरिम बजट पेश किया था। कोई दिक्कत? क्लियर? ये अंतरिम बजट पेश करने वाले, इनका थोड़ा रिकॉर्ड ध्यान में रखिएगा। क्लियर? एक बात और है इंपॉर्टेंट, लेकिन उसको मैं ऐसे ही बता देता हूं, आप समझ लेना। निर्मला सीतारमण जी ने इस बार छठा बजट पेश किया है, जो कि इससे पहले मोरारजी देसाई ने, जो सबसे ज्यादा बार इन्होंने बजट घोषणा की, उनकी बराबरी में कर ली है। उन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किया था। इस बार निर्मला सीतारमण ने भी लगातार 6 बार बजट पेश कर दिए हैं। ठीक है ना? तो ये बात भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, इन सब चीजों को एक बार नोट कर लीजिए बेटा जी। ओके, आइए अब देखिए बेटा जी, हम अब एक पॉइंट के ऊपर गौर करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा, मैं गारंटी करूं हर एक पर्सन एग्जाम में आने लायक है और बड़ा शानदार तरीके से बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाना। केंद्रीय राजस्व एवं व्यय, इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के पास पैसा कहां से आता है और वो किन किन चीजों पर खर्च करती है, इतनी बात का ध्यान रखना है। मान लीजिए जो नौकरी करते हैं, जैसे उनको पेंशन सरकार देती है, तो उसके सरकार के पास पेड़ है जो झटकाया और आ गया नहीं, वो भी कहीं से सोर्स तो बनाती है ना। तो अब सुनिएगा ध्यान से, सबसे पहले
राजस्व प्राप्ति, मतलब धन कहां से मिलता है सरकार को। तो इसमें मुख्य बातें 3 याद रखो बस। और भी बहुत सारे मतलब मद है जिससे हमें पैसा मिलता है सरकार को, लेकिन 3 बातें याद रखो। सरकार सबसे ज्यादा पैसे लेती है उधार, अपनी योजनाओं को बनाए रखने के लिए, अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए, लोगों को पेंशन देने के लिए, सब खर्चों के लिए सबसे ज्यादा वो मार्केट से उधार लेती है। 28% 28% धन उधार से आता है। क्लियर। दूसरी बात, कभी नाम सुनका इनकम टैक्स, आयकर। आयकर से 19% धन सरकार के पास जाता है, इनकम टैक्स का, ठीक है ना। और दूसरी बात, जीएसटी का नाम सुना होगा, जीएसटी से 18% धन सरकार के पास जाता है। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य तौर के ऊपर आप ये 3 चीज याद रखिएगा। सरकार के पास जो राजस्व आता है वो कहां कहां से आता है। नंबर 1, उधार लिया जाता है 28%। 28% धन तो सिर्फ उधार लिया जाता है कि दो भाई साहब, ठीक है ना। आयकर 19%, इनकम टैक्स 19% वो सरकार के पास जाता है, और जीएसटी 18% कमाती है। यानी कि मान लीजिए अगर 100 रुपए अगर सरकार कमा रही है, उसमें से 28% तो लोगों से उधार लिया है, और 19% उन्होंने टैक्स से कमाया है, और जीएसटी से उन्होंने 18 रुपए कमाए। समझ गए मेरी बात। ये और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये 3 मुख्य याद रखिएगा। सर्वाधिक इससे कमाते हो, सर्वाधिक जो धन राजस्व प्राप्ति होती है वो किससे होती है, उधार से। अब इन्होंने कमा तो लिए, अब ये इन्वेस्ट किसके ऊपर करती है, वे किसके ऊपर करते हैं, तो याद रखना वे। अब वे देखो इन्होंने कहां कहां पर किया, तो ज्यादा नहीं, बस 2 बात याद रखना। सबसे ज्यादा जो सरकार का पैसा खर्च होता है वो किस पे होता है। नंबर 1, जो उधार लिया तो उसका ब्याज तो चुकाना पड़ेगा ना, तो ब्याज अदायगी, ब्याज अदायगी, ब्याज चुकाने में सरकार का 20% पैसा खर्च हो जाता है, 20% ब्याज चुकाने में। क्लियर। इसके अलावा जो जीएसटी वगैरह है, जो टैक्स है, वो केंद्र सरकार के पास जाता है, तो उसमें राज्य का भी हिस्सा होता है। राज्य भी कहती है लाओ भाई, मुझे भी तो मेरे पैसे, मेरा भी तो हिस्सा है, ठीक है ना। तो याद रखना, कर एवं शुल्क में जो राज्य का भाग है, कर एवं शुल्क में राज्य का भाग, और राज्य का भाग देने में 20% और चला जाता है। ये लीजिए, समझ गए मेरी बात। ये 2 ये मोटे मोटी चीजें हैं जिन पर आपको याद रखना है। देखो मैं एक छोटी सी बात बोल देता हूं, सरकार पैसे कहां से लेके आती है, जो लोगों को वेतन में देती है, सबको ना मतलब सैलरी देती है, तो ये कहां से देती है। जैसे तो सरकार सबसे ज्यादा तो 28% उधार लेती है। फिर वो इनकम टैक्स जो आप लोग भरते हो, इनकम टैक्स, जैसे कोई इनकम टैक्स अदायगी करता है तो उससे 19% सरकार के पास चला जाता है। जीएसटी जो वस्तुओं के ऊपर लगता है जीएसटी, उससे उन्होंने 18% कमा लिया। अब कमाने के बाद वो धन जितना भी मिला है, अब सरकार सोचेगी अब हमें कहां खर्च करना है इसको, तो सरकार बोलेगी एक काम करो, एक तो ब्याज चुकाओ लोगों का, तो ब्याज के ऊपर 20% ले जाओ भाई, जितना धन उसका 20% लो भाई, तुम ले जाओ। फिर राज्य, अलग अलग राज्य बोलेंगे लो हमारा टैक्स वाला दो हमारा दो, ठीक है ना। तो उनका जो भाग है 20%, लो भाई 20% तुम ले जाओ। समझ गए मेरी बात। सबसे ज्यादा 2 इन चीजों को वो खर्च करती है और इनसे वो कमाती है। बात समझ में आई मेरी बात। क्लियर। अच्छी तरह समझ गए कहां से आता है और कहां जाता है। कोई दिक्कत। पहले आप इसको नोट कीजिए, मैं कुछ बातें और बताता हूं इसके अंदर, ठीक है। नोट कीजिए इसको। अब देखिए इसके अलावा और क्या याद रखना, इसे इसी पॉइंट के अंदर आपको याद रखना, भारत की जीडीपी, ठीक है ना,
भारत की जीडीपी को 7 ट्रिलियन पहुंचाने का लक्ष्य है। निर्मला सीतारमण जी ने बोला है कि भारत की जीडीपी है वो 7 ट्रिलियन तक हम पहुंचा देंगे। कब? 2030 तक। याद रखना, 2030 तक। क्लियर? इसके अलावा एक बात और बता दूं मैं आपको, इस बार राजकोषीय जो घाटा है, याद रखना, राजकोषीय जो घाटा है, ठीक है ना, राजकोषीय घाटा वो जीडीपी का 5.1% का लक्ष्य रखा गया है। क्लियर? यानी कि जीडीपी का 5.1%, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जीडीपी 7 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य कब तक का है? 2030 तक का। राजकीय कोषीय घाटा जो जीडीपी का वो 5.1% अनुमान लक्ष्य रखा गया है। ठीक है ना? क्लियर? कोई दिक्कत? आ जाओ। इसके अलावा सर, और इसके अलावा देखो बेटा जी, एक नाम बार बार आ रहा है, जीडीपी, ये नाम देखिएगा। जीडीपी का रियल में नाम क्या है? और इस बार निर्मला सीतारमण जी ने इनका नाम चेंज कर दिया है। ये विशेष करके याद रखना, जीडीपी का, ठीक है ना, जीडीपी का पहले नाम क्या था? जी का मतलब होता है ग्रोस, डी का मतलब होता है डी का मतलब होता है डोमेस्टिक। ठीक है ना? डोमेस्टिक, ये बात ध्यान में रखना। डी का मतलब होता है डोमेस्टिक, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, ये था। लेकिन अभी निर्मला सीतारमण जी ने अब, यानी कि वर्तमान में, इनका नाम चेंज कर दिया है। याद रखिए, प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी का मतलब होता है गवर्नेंस, ठीक है ना, गवर्नेंस, याद रखिएगा। डी का मतलब होता है डेवलपमेंट, याद रखना, डेवलपमेंट, ठीक है ना। और पी का मतलब होता है परफॉर्मेंस, याद रखना, परफॉर्मेंस, ठीक है ना। गवर्नेंस, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस। क्लियर? इसका नया नाम रखा गया है। इसी प्रकार एक नाम और आता है एफडीआई। इसका पहले नाम क्या था और इसका वर्तमान में नाम क्या है? पहले नाम क्या था, वर्तमान में नाम क्या है? तो पहले इनका जो नाम था, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले इनका नाम था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, याद रखना, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन वर्तमान के अंदर एफडीआई का नाम चेंज कर दिया उन्होंने, फास्ट डेवलप इंडिया। एफ का मतलब फास्ट डेवलप इंडिया, फास्ट डेवलप इंडिया। पहले था कि फॉरेन में डायरेक्ट आप इन्वेस्ट कीजिए, अब बोलता नहीं, पहले इंडिया में करो इन्वेस्ट। समझ गए मेरी बात? ये था अपना पहला पॉइंट।
एक एक पॉइंट के बारे में जो बात बताऊंगा ना, बड़े शानदार बताऊंगा, लेकिन आप लोग जल्दबाजी मत करो, एकदम से बढ़िया नोट्स बनाओ। गारंटी कर रहा हूं ये 2024 के लिए बहुत ही जबरदस्त साबित हो गए। ठीक है ना, आप इसको नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। ठीक है, कीजिए नोट। अब देखिएगा, दूसरा अपना जो पॉइंट है वो है मंत्रालय। मंत्रालय के ऊपर निर्मला सीतारमण जी ने इस बार मंत्रालय के ऊपर कुल जो बजट की घोषणा की वो 47.66 लाख करोड़, यानी कि यहां पर याद रखना, मंत्रालय के ऊपर 47.66 लाख करोड़ बजट की घोषणा की। याद रखना, अगर कोई पूछ ले आपसे एग्जाम में, प्रश्न आ जाए कि मंत्रालय के ऊपर खर्च के अंदर कितनी, वित्त मंत्री ने कितनी राशि की घोषणा की है, तो 47.66 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है कि मंत्रालय को दिया जाएगा। अब आप बोलोगे सर मंत्रालय मतलब भारत में बहुत मंत्रालय, जैसे रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, समझ गए मेरी बात? ये अलग है। तो इन सब मंत्रालयों को पैसा दिया जाएगा 47.66 लाख करोड़ रुपए। अब इस जो पैसा इन मंत्रालयों को मिला है, तो उन पैसों को किस किस मंत्रालय को कितना कितना पैसा मिलेगा, इसके बारे में याद रखिएगा। सबसे पहले नंबर 1 रक्षा मंत्रालय, नंबर 2 सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, नंबर 3 रेल मंत्रालय, नंबर 4 गृह मंत्रालय। ये 4 नाम विशेष करके याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा कहने का अर्थ यह है कि सरकार ने इतने पैसे मंत्रालय संबंधित जितने भी खर्च होने वाला है, सरकार ने बोला लो भाई 47.66 लाख करोड़ रुपए ले लीजिए। उन्होंने पैसे ले लिए। अब ये किस मंत्रालय को कितना कितना मिलेगा ये देख लीजिए। इसमें से सबसे ज्यादा मिला रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़ रुपए, 6.2 लाख करोड़। याद रखिएगा, जो सर्वाधिक है। अगर पूछ ले कि किस मंत्रालय को सबसे ज्यादा बजट मिला है, तो याद रखना रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा बजट मिला है, 6.2 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। फिर नंबर आता है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को, कितना मिला सर? 2.78 लाख करोड़ रुपए। यह आंकड़े याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मिला है रेल मंत्रालय को, सर कितना? 2.55 लाख करोड़ रुपए, 2.55 लाख करोड़ मिला है किसको? रेल मंत्रालय को। क्लियर? इसी प्रकार गृह मंत्रालय का भी याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। 2.03 लाख करोड़ ये किसको मिला है? गृह मंत्रालय को। याद रखिएगा, सभी मंत्रालय को टोटल पैसा कितना मिला, मंत्रालय के ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ? 47.66 लाख करोड़ रुपए मिले। इनमें से सबसे ज्यादा किस मंत्रालय को पैसा मिला है? रक्षा मंत्रालय को। समझ गए? यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर एक नाम आया रेल मंत्रालय,
इससे संबंधित दो बातें हो रहे हैं, मैं वो बताऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए आप फटाफट, कीजिए बेटा। अब देखिए बेटा जी, मंत्रालय के अंदर आपको रेल मंत्रालय तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना, लेकिन रेल के लिए कुछ चीजें एक्स्ट्रा बनी है, उन चीजों का याद रख लो। वंदे भारत को देखते हुए, वंदे भारत को देखते हुए उनकी जो सामान्य बोगियां हैं उनसे प्रेरित होके, वंदे भारत की जो बोगियां उनसे प्रेरित होके, ठीक है ना, सरकार ने ये ऐलान किया है कि वंदे भारत की तरह ही 40,000 सामान्य बोगी का निर्माण किया जाएगा। 40,000 सामान्य बोगियों का निर्माण किया जाएगा वंदे भारत की तरह, ठीक है ना, यानी वंदे भारत की जो बोगियां है ना उसी तरह की सेम बोगी बनाई जाएगी। डिब्बे, समझ गए ना। 3 रेल कॉरिडोर बनाए गए, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम के अंदर। 3 रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, कौन कौन से? नंबर 1 ऊर्जा खनिज सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और उच्च यातायात कॉरिडोर। उच्च यातायात कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, ऊर्जा खनिज सीमेंट कॉरिडोर, ये तीनों याद रख लीजिएगा। इसी के साथ मंत्रालय वाली कहानी समाप्त। आगे मैं बताऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट। ओके, कीजिए बेटा। अब देखिए बेटा जी, बजट के अंदर अभी तक मैंने 2 पॉइंट बताए आप लोगों को। पहला पॉइंट केंद्रीय राजस्व और व्यय, कहां से पैसे आता है और कहां पर खर्च करते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने बताया मंत्रालय संबंधित, कि मंत्रालय को कितना बजट की घोषणा की गई है और मंत्रालय उन किस किस मंत्रालय पर कितना कितना पैसा खर्च करेगा। क्लियर। अब तीसरा और चौथा 2 पॉइंट बच गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समावेशी विकास, नंबर 2 अमृतकाल की रणनीति क्या है। इस वीडियो में अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए, और वो दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बेटा जी उसको मैं पार्ट 2 नंबर डाल के मैं उसी को वीडियो डाल देता हूं। ये पार्ट 1 हो जाएगा, वो पार्ट 2 हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।